जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए यहां पर इस लेक्चर में मैं आप सबके लिए लेके आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपके कक्षा 12वीं का फिजिक्स का अध्याय नंबर 14 है, जिसका नाम है बच्चों अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ। बहुत बड़ा नाम है ना, लेकिन बेटा हम इसे अर्धचालक बोलेंगे। सिंपल, हम इस पूरे चैप्टर में अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अभी तक फिजिक्स में आपने जितना जो कुछ पढ़ा केवल सुचालक के बारे में पढ़ा कि सुचालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती, कैसे होती, कब होती, क्या क्या होता है, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, घटाने पर, ये सब हमने पढ़ा। अब यहां पर हम अर्धचालक की बात करने वाले हैं। तो अर्धचालक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अर्धचालक आधा चालक। आधा चालक मतलब कि सुचालक से कम चालक और कुचालक से अच्छा चालक। यानी कि बेटा वे पदार्थ जिनकी चालकता सुचालक से कम होगी किंतु कुचालक से अधिक होगी, उन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चों? अर्धचालक। अर्धचालकों का उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब जो भी बेटा नई टेक्नोलॉजी आई है उस सब में आप देखोगे सब जगह अर्धचालकों का उपयोग देखने को मिलेगा। आपने पुराने जमाने में देखे होंगे बड़े बड़े टीवी आया करते थे, ऐसे मोटे बेटा, बड़े मतलब मोटे टीवी होते थे, पीछे तक ऐसा फैला रहता था। वो था केवल कैथोड किरणों के प्रयोग के आधार पर वो टेलीविजन हमने बनाया था। लेकिन आजकल बेटा ऐसे फ्लैट स्क्रीन एकदम पतले टीवी आते जा रहे हैं, और उन पतले टीवी में क्या है बेटा? अर्धचालक की चिप लगी होती है, या आप अपने मोबाइल फोन में देख सकते हैं छोटी छोटी चिप लगी होती हैं। ये सब चिप जो लगी हैं बेटा वो क्या कहलाती हैं? वो सब है अर्धचालक। इसके अलावा लैपटॉप में या बेटा जो भी डिवाइसेस आजकल इलेक्ट्रॉनिक जितने भी यंत्र बनाए जा रहे हैं, जितने भी उपकरण बनाए जा रहे हैं, उन सब में अर्धचालकों का उपयोग किया जा रहा है। तो इसीलिए ये चैप्टर आपको समझना जानना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी तो ये बात है कि आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे खासे नंबर देके जाता है ये, और बेटा नीट में और जेडब्ल्यू मेंस में भी आपको इससे जो प्रश्न पूछा जाता है बहुत आसान होता है। आपको कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। एक बार बेटा पूरे लेक्चर को प्रॉपर देख लेना है, पूरी सीरीज को इस चैप्टर की, और उसके बाद नोट्स प्रॉपर बना लेने। इतना काम कर लोगे आप बेटा बोर्ड के लिए निश्चिंत हो जाओ, आप बेटा नीट के लिए निश्चिंत हो जाओ, जेडब्ल्यू मेंस के लिए। अगर आईआईटी एडवांस की हम बात करें तो उसके सिलेबस में बच्चों ये चैप्टर है ही नहीं, तो इसलिए दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को, और हेडिंग डालते हैं बेटा हम अर्धचालक के बारे में पहले समझते हैं कि आखिर ये अर्धचालक होते क्या है। तो अर्धचालक का मतलब होगा बेटा आधा चालक, यानी कि वे पदार्थ जिनकी चालकता कैसी होती है बेटा? सुचालकों से कम होती है किंतु कुचालकों से अधिक। किंतु कुचालक, या जिनको हम विद्युत रोधी भी कहते हैं, कुचालकों से अधिक होती है, कुचालकों से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी पहली परिभाषा कि आखिर अर्धचालक होगा क्या। वे पदार्थ जिनकी चालकता सुचालकों से कम होती है किंतु कुचालकों से अधिक होती, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? अर्धचालक। तो अर्धचालकों की खासियत एक बात यह है कि अर्धचालकों का जब हम ताप बढ़ाते हैं तो इनकी चालकता बढ़ती है। हमने बेटा सुचालकों में पढ़ रखा है कि ताप बढ़ाने पर सुचालकों की चालकता घटेगी क्योंकि उनका प्रतिरोध बढ़ेगा। लेकिन कुचालकों में, सॉरी, अर्धचालकों में बेटा ऐसा नहीं होगा। अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर चालकता का मान क्या होगा? बढ़ेगा। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है। अब क्यों बढ़ती है बेटा, कैसे बढ़ती है, ये तो हम आगे चल के देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। फिर एक और बात मैं आपको बता दूं कि भैया जब हमारा काम अच्छा खासा सुचालक से चल रहा था तो आखिर क्या जरूरत आन पड़ी मुझे कि अर्धचालक का मैंने उपयोग किया? तो बेटा बहुत आसान सी बात है। सुचालक जो होते हैं उनमें चालकता या बेटा विद्युत धारा या प्रतिरोध में हमारा कंट्रोल नहीं होता, हमारे नियंत्रण में नहीं होता। लेकिन अर्धचालकों में विद्युत धारा या उसकी चालकता हमारे कंट्रोल में होती है। कैसे कंट्रोल में होती है? मतलब बेटा अर्धचालकों में हम चालकता को या विद्युत धारा को या प्रतिरोध को हजारों गुना बढ़ा सकते हैं।
कैसे बढ़ा सकते हैं? बहुत आसान आसान तरीकों से। आप उसका ताप बढ़ा दोगे तो चालकता हजारों गुना बढ़ाई जा सकती है, या बेटा आप सिंपल उसमें कोई अशुद्धि मिला दोगे तो भी उसकी चालकता बढ़ जाती है। तो चालकता को जो बहुत अच्छे से हम कंट्रोल कर पाएंगे, जबकि जब हम सुचालकों को पढ़ते हैं तो उनकी चालकता में हमारा बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। हम चालकता को एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। इसीलिए हम चालक की जगह अर्धचालकों का उपयोग ज्यादा अच्छा मानते हैं। तो अगली बात मैं लिखने जा रहा हूं बच्चों, क्या कि अर्धचालकों में चालकता या आवेश प्रवाह, यानी कि बेटा विद्युत धारा भी बोल सकते हैं हम, विद्युत धारा तथा प्रतिरोध को या प्रतिरोधकता आप बोल सकते हो, प्रतिरोधकता को ज्यादा अच्छे से नियंत्रित किया जा सकता है, अच्छे से नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है। और इसमें मैं ये भी बात जोड़ना चाहूंगा कि केवल ताप बढ़ाकर या अशुद्धि मिलाकर, आप कोई अशुद्धि मिला दोगे अर्धचालक में, है ना, अशुद्धि मिलाकर चालकता को हजारों गुना बढ़ाया जा सकता है, चालकता को हजारों गुना बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए बेटा हम सुचालकों की जगह अर्धचालकों का उपयोग करते हैं। ठीक है, बढ़ाया जा सकता है। अब ये बात तो भाई साहब समझ में आ गई कि अर्धचालकों में हम चालकता को हजारों गुना बढ़ा सकते हैं केवल ताप बढ़ाकर या अशुद्धि मिलाकर। कैसे बेटा, ये तो हम चैप्टर में आगे समझेंगे। एक और बात है, देखिए होता क्या है, जैसे मान के चलो कोई चालक है, मान के चलो बच्चों आपके पास एल्यूमिनियम का इस तरह से एक सुचालक तार है जिसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध है। अगर इसमें मैं यहां पर विभवांतर लगाता हूं, मतलब एक तरफ धन विभव करता हूं और एक तरफ ऋण विभव, इसको बैटरी से जोड़े बेटा, मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको। तो क्या होगा, विद्युत धारा कहां से, मान के चलो ये एल्यूमिनियम का है, ठीक है, धातु का है, तो विद्युत धारा कहां से कहां जाएगी, विद्युत धारा सर धन से ऋण, क्योंकि हमेशा किसी भी चालक में विद्युत धारा उच्च विभव से ऋण विभव के निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। अगर मान के चलो इसी एल्यूमिनियम के वायर में, एल्यूमिनियम सुचालक में बेटा हम ये जो विभव है, विभवांतर जो लगा रहे हैं, अगर इसके हम किनारे बदल दें, जिस तरफ धन था उस तरफ ऋण कर दें, जिस तरफ ऋण था उस तरफ धन कर दें, अब क्या होगा सर, तो अब बेटा क्या होगा कि विद्युत धारा की दिशा बदल जाएगी। सुचालक में क्या होता है, दोनों ही तरफ से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है और बैटरी के किनारे बदल देने पर धारा की दिशा बदल जाती है। बहुत आसान सी बात। लेकिन अर्धचालकों में हम ऐसा कोई सिस्टम बना सकते हैं, मान के चलो बच्चों ये मैंने बनाया एक अर्धचालक, ठीक है, ये एक अर्धचालक बनाया। अब इसमें यहां मैंने बेटा उच्च विभव लगाया, यहां पर निम्न विभव, यानी कि हमने विभवांतर आरोपित किया। जैसे ही विभवांतर आरोपित किया तो यहां से बच्चों धारा इस तरफ बहने लगी, मान लो ये धारा बह रही है आई, ठीक है, इसमें भी यहां जा रही थी धारा इस साइड, और जबकि बदल देने पर धारा इस साइड आ रही थी। लेकिन अर्धचालकों की खासियत यह है कि अगर इसमें हम क्या करें, अगर बेटा इसमें हम इसके किनारे बदल दें, मतलब कि दिशा बदल दें विभवांतर की, तो इससे क्या होगा, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी कि धारा का मान शून्य हो जाएगा। और यह बात बहुत अच्छी बेटा अर्धचालकों की कि देखिए सुचालक में क्या है, दोनों दिशाओं में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अर्धचालकों में हम किसी एक ही दिशा में धारा प्रवाहित कर सकते हैं, दिशा बदलने पर धारा शून्य कर सकते हैं। तो यह भी एक अच्छी बात है जो अर्धचालकों को खास बनाती है। यहां पर बेटा लिख लें कि अर्धचालकों में
अर्धचालकों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित की जा सकती है। एक ही दिशा में धारा प्रवाहित की जा सकती है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना, आगे चल के हम इसको कहीं ना कहीं उपयोग में लाएंगे। तो ये था बेटा अर्धचालक के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताया। लेकिन आखिर अर्धचालक कैसे अर्धचालक है, कैसे उसमें काम करते हैं, कैसे उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और बेटा कैसे उसकी चालकता सुचालक से कम लेकिन कुचालक से अधिक होती है, ये हम समझना चाह रहे हैं। तो चलिए इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं एक अकेले परमाणु के लिए ऊर्जा आरेख, कि आखिर एक अकेला परमाणु अगर मेरे पास है तो उसकी ऊर्जा को हम किस तरह से एक ग्राफ की मदद से, एक आरेख की मदद से दिखा पाएंगे। चलिए समझते हैं इस बात को। मान के चलो बेटा मेरे पास है यहां पर एक परमाणु जिसमें ये है बीच में नाभिक, और नाभिक के आसपास क्या है बेटा अलग अलग कोश है, कोश को हम ऑर्बिट भी कहते हैं। तो इस तरह के अलग अलग कोश है, और इनमें कौन घूम रहा होता है, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। तो ऐसे मान लो मैंने कुछ कोश बना लिए, इनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हर एक कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, ये सब हमने केमिस्ट्री में पहले से ही पढ़ रखा है। नाभिक में बच्चों धनावेश होता है, और जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं इसमें उसमें कौन सा ऋण आवेश होता है। अब मान लेते हैं ये कोई परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक बेटा, परमाणु क्रमांक हमने मान लिया कितना है सर इसका, Z। परमाणु क्रमांक Z है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बेटा, Z। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, Z, और प्रोटॉन भी कितने हैं बच्चों, Z। अब हमने माना कि एक प्रोटॉन में आवेश है E, एक प्रोटॉन में आवेश है धन E, दो प्रोटॉन में होगा धन 2E, तीन प्रोटॉन में होगा धन 3E, Z प्रोटॉन में होगा बेटा धन ZE। कहने का मतलब है कि यहां पर धन का ZE आवेश नाभिक में रखा हुआ है। नाभिक में बेटा कितना आवेश रखा हुआ है, धन का ZE आवेश। और जब प्रोटॉन का आवेश E है, धन E है, तो इलेक्ट्रॉन का कितना होगा बेटा, ऋण E होगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर किंतु चिन्ह विपरीत होते हैं, तो इसका आवेश है -E। और हम मान लेते हैं कि नाभिक से ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी कुछ दूरी है, इसकी दूरी है बेटा कुछ r, जो कि परमाणु त्रिज्या वगैरह कहलाती है। ये हमने बेटा पहले से पढ़ रखा, केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी। तो इसमें कुछ ना कुछ क्या होगी बच्चों, जब देखिए ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, धन और ऋण जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर है तो इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा, और जब बेटा एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करेगा तो कुछ ना कुछ स्थितिज ऊर्जा होगी, स्थितिक ऊर्जा होगी बेटा। कितनी स्थितिक ऊर्जा होगी वो हमें निकालना है। तो हम यहां पर निकालना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जिसे हम बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं अंग्रेजी में। तो इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा हमें निकालनी है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र बेटा हम लोगों ने पहले अध्याय में पढ़ के आए हैं, K(Q1 Q2 बटे R। और क्योंकि ऊर्जा एक अदिश राशि है तो यहां पर जो आवेश है वो हम चिन्ह सहित रखते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, Q1 हो गया धन का ZE, और Q2 हो गया ऋण का E बटे R। तो यहां से कुल मिला के बेटा स्थितिज ऊर्जा जिसे हम U से प्रदर्शित कर रहे हैं ये आएगी ऋण ZE² बटे R। ठीक है, धन ऋण का ऋण हो गया, ऋण आ गया बेटा। अब सोचिए आप कि अगर मैं R बढ़ाऊं, यानी इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ाएं अगर हम बेटा किसी तरीके से, तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी कि घटेगी। तो बड़े आराम से देख के बता सकते हो बेटा कि R यहां पर नीचे है, तो नीचे है मतलब R को बढ़ाएंगे बेटा हर बढ़ेगा, यानी कि R और U व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि R बढ़ाने पर U क्या होगा बेटा, घटेगा। आप भी ऐसे ही सोच रहे हैं, नहीं 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 बेटा नहीं घटेगा। देखिए कैसे, R बढ़ाने पर ये मान घटेगा, लेकिन ऋण के कारण ये ऋण का जो चिन्ह है ये उस मान को बढ़ा देगा।
देखो वैल्यू तो घटेगी लेकिन सामने लगा हुआ है ऋण, और ऋण उस छोटी वैल्यू को बड़ी कर देगा। तो हम बोलेंगे कि आर बढ़ाने पर, दूरी बढ़ाने पर सर स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाते जाएगा उसकी स्थितिज ऊर्जा बच्चों कैसी होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। चलिए अब इस चीज को हम ग्राफ की मदद से देखते हैं कि कैसे हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ किस किस के बीच में बना रहे हैं हम, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी और साथ में बेटा स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक है, सामने ऋण का चिन्ह लगा हुआ है स्थितिज ऊर्जा में, इसीलिए इसमें y अक्ष का ऋणात्मक हिस्से में ग्राफ बनेगा। देखिए यहां पर ले रहा हूं मैं दूरी और यहां पर ले रहा हूं बेटा स्थितिज ऊर्जा यानी कि u। अब मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की सदैव ऋणात्मक है, तो ये ऋणात्मक है, इसीलिए यहां पर जब ग्राफ बनाएंगे तो y अक्ष में नीचे की तरफ, मतलब स्थितिज ऊर्जा में नीचे की तरफ ये ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ कैसा होगा बेटा, देखिए मान के चलो आप कि r दूरी बहुत कम है, दूरी जब कम है तो स्थितिज ऊर्जा भी कम होगी, तो r दूरी बहुत कम है तो स्थितिज ऊर्जा यहां कहीं है। फिर r दूरी बढ़ी तो स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ी, ऊपर जा रहा है बेटा मतलब कि ऋणात्मक मान कम हो रहा है, मतलब कि मान बढ़ रहा है। r और बढ़ाएंगे तो बेटा स्थितिज ऊर्जा और बढ़ेगी, r और बढ़ाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा और बढ़ेगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे सर मैं r बढ़ाऊंगा स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी और मुझे इसका ग्राफ कुछ इस तरह का प्राप्त होगा। ठीक है बेटा, कुछ इस तरह का ग्राफ हमें प्राप्त होगा जो हमें यह बता रहा होगा कि जैसे जैसे आर बढ़ रही है, जैसे जैसे बेटा आर बढ़ रही है स्थितिज ऊर्जा लगातार बढ़ते जा रही है। अब आर जो है इस साइड भी हो सकती है बेटा और इस साइड भी हो सकती है, तो इसीलिए हमने दोनों तरफ ये ग्राफ बना दिया। कोई एक तरफ भी बना लोगे चलेगा, कोई बुराई नहीं, लेकिन ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक परमाणु के लिए हमने स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ समझ लिया बेटा। लेकिन आप भी जानते हो कि सर जब एक कोई क्रिस्टल होगा उसमें एक तो परमाणु अकेला थोड़ी होगा, उसमें तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों परमाणु होंगे, बहुत सारे परमाणु होंगे। तो ऐसी स्थिति में बेटा, ऐसी स्थिति में हम पहले सीखते हैं कि यदि दो पास रखे हुए परमाणु हैं तो उनके लिए ऊर्जा आरेख कैसा बनाना होगा। चलिए देखते हैं। मान के चलो बेटा मेरे पास कोई दो परमाणु हैं जो एक दूसरे के पास रखे हुए हैं। पहले मैं इनको थोड़ा एक दूसरे के दूर दूर रखूंगा, फिर देखूंगा बेटा कि जब ये परमाणु पास आएंगे तो क्या होने वाला है ना। तो मान के चलो ये एक परमाणु है मेरे पास जिसमें बीच में नाभिक होगा और बच्चों आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। ये हो गया बीच में छोटू सा नाभिक, और नाभिक में बच्चों क्या है, धन आवेश, धन आवेश नाभिक में है और आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं बेटा। ये बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन है और ये आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन है। जानते हैं हम ये बात, केमिस्ट्री में पढ़े कि ये हो गया बाह्य इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया बेटा आंतरिक कोश का इलेक्ट्रॉन। बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को बच्चों हम संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ये हो गया क्या आपका बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन, या इन्हें हम बच्चों क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। केमिस्ट्री हमें इतनी आती है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक परमाणु है, मान लो बिल्कुल मिलता जुलता हम शक्ल इसी के जैसा एक और परमाणु इससे कुछ दूरी पर रखा हुआ है। अभी ये दोनों परमाणु बहुत दूर दूर है, लेकिन बेटा अगर इनको हम पास लाएंगे तो क्या होगा, चलिए वो भी देखते हैं हम कि सर अगर इनको मैं पास लाऊं एक दूसरे के तो आखिर होगा क्या, वो और बता दीजिए। बताएंगे बेटा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये हो गया नाभिक और ये क्या हो गया बेटा पहला कोश, ये हो गया बच्चों इसका पहला कोश, ये दूसरा, मतलब आंतरिक कोश में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये तो पक्की बात है। आंतरिक कोश जैसा है बेटा वो वैसा ही रहेगा, यानी आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन तो इसी नाभिक के चारों तरफ घूम रहे होंगे। ठीक है, ये अंदर के कोश के इलेक्ट्रॉन है बेटा, आंतरिक इलेक्ट्रॉन है
जो इसी नाभिक के चारों तरफ घूम रहे हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं सर, इसी के बिल्कुल पास में, करीब में मैंने दूसरा परमाणु भी ले आया तो क्या होगा, हाँ आंतरिक कोश, ये सारे मैंने जो अभी बनाया हूं ये सब आंतरिक कोश है बेटा। आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन बच्चों जो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन है इनमें, बाह्य कोशों में अति व्यापन होगा। अति व्यापन मतलब बेटा बाह्य कोश एक दूसरे में समा जाएंगे, एक दूसरे में इनके कुछ हिस्से मिक्स हो जाएंगे, मिल जाएंगे। इससे क्या होगा सर, इससे बाह्य कोश अब एक परमाणु का बाह्य कोश और दूसरे परमाणु का बाह्य कोश अब अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे से मिल चुके हैं बेटा। तो ये इसका जो बाह्य कोश है या जिसको हम संयोजी कोश कहते हैं, ये इस तरह का हो जाएगा। और जब ये इस तरह का हो जाएगा तो जो हमारे बेटा संयोजी इलेक्ट्रॉन थे वो अब इसी परमाणु के चारों तरफ नहीं घूमेंगे, वो तो बेटा अब दोनों ही परमाणु के चारों तरफ घूमना प्रारंभ कर देंगे। मतलब कि जो अब संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से दोनों परमाणु के चारों तरफ चक्कर लगाता रहेगा। ठीक है, तो एक बात यहां पर पहले ये लिख लूं मैं कि जब दो परमाणु एक दूसरे के समीप आते हैं तो उनके बाह्य कोश या बेटा हम संयोजी कोश भी कह सकते हैं, आपस में अतिव्यापन कर लेते हैं, आपस में अतिव्यापन कर लेते हैं। पहली बात तो आपको यह समझ में आई होगी, अतिव्यापन कर लेते हैं। ठीक है, तथा और क्या हो रहा है बेटा कि जो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन है, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं से प्रभावित होते हैं, कहने का मतलब दोनों परमाणुओं के आसपास अब ये गति करते हैं। तो ये एक बात बच्चों बहुत आसान सी बात है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका भैया ऊर्जा आरेख और बना लें तो कुछ और हमें पता चले। एक परमाणु का ऊर्जा आरेख तो हम देख चुके हैं, एक अगर इकलौता परमाणु होगा तो ऊर्जा आरेख सर हम समझ चुके हैं। अब हम देखना चाह रहे हैं कि अगर दो परमाणु होंगे तो आखिर ऊर्जा आरेख किस तरह का होगा, कैसे ये ऊर्जा आरेख मैं बनाऊंगा। तो ये एक परमाणु के लिए ले लेते हैं बच्चों, हम यहां पर ये पहले परमाणु के लिए बना रहे हैं और यहीं पर इसके समीप जो दूसरा परमाणु है ये उसके लिए हम बना रहे हैं। ठीक है, ये पहले परमाणु के लिए ग्राफ बनेगा और इस साइड बेटा दूसरे परमाणु के लिए बनेगा। तो होता क्या है, ग्राफ तो हम देख चुके हैं, ग्राफ में क्या ही रखा है, ग्राफ तो बेटा इसका ऐसा बनेगा और इसका भी ग्राफ बच्चों ऐसा बनेगा थोड़ा सा, और इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। अरे ये ग्राफ बेटा एक दूसरे को कट कर रहे हैं, कट तो करेंगे ही बेटा। क्यों कर रहे हैं कट, कट इसलिए कर रहे हैं, प्रतिच्छेद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर हो रहा है अतिव्यापन। ये ग्राफ भी हमें दिखाने लगा है कि जहां पर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे से मिल रहे हैं वहां पर सर क्या हो जाएगा, अतिव्यापन। यहां पर देखिए ये वाला जो हिस्सा है यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर हो जाएगा अतिव्यापन। ठीक है ना, इस हिस्से में हो गया है अतिव्यापन और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो अब किसी एक परमाणु से ना बंधे होकर के दोनों परमाणुओं से बंधे होते हैं, दोनों परमाणुओं के चारों ओर घूमते हैं। जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है बेटा आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन, या उन्हें हम बंधी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये बात आगे चल के हम समझेंगे। पहले देखिए यहां पर क्या हुआ, ये हो गया अतिव्यापन, यहां क्या हो गया बेटा अतिव्यापन। अब यानी कि जो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन है वो कहां पाए जाएंगे, जहां पर अतिव्यापन हो रहा है, इसको बोलते हैं हम अतिव्यापन क्षेत्र। और यहां पर कौन रहेंगे बेटा, यहां पर पाए जाएंगे बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन, या हम बोल सकते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन यहां पर है
और जबकि बेटा जो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन है, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन है वो इस हिस्से में पाए जाएंगे। ठीक है ना, ये हो गए कौन से आपके आंतरिक आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन। इसको थोड़ा हम केमिस्ट्री से भी समझते हैं। जैसे हमने बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करते हैं तो सबसे पहले आता है 1s, फिर आता है 2s, फिर आता है क्या आपका 2p, 2s के बाद बेटा 2p, फिर 3s और फिर आता है 3p। मान लो ऐसा कोई तत्व है जिसमें इतने कक्षक हैं, तो इनके लिए हम देखते हैं इसका जो 1s होगा बेटा वो मान लो यहां पर है 1s, इसका 1s भी यहां पर होगा। यहां पर मान लो 2s है, यहां पर भी 2s है बेटा। यहां पर हम मान लेते हैं सर कि 2p है, ये हो गया 2p, और ये है यहां पर इसके ऊपर वाले हिस्से में कौन कौन है 3s और 3p। 3s और 3p बेटा अतिव्यापन क्षेत्र में चले गए। क्यों सर 3s और 3p क्यों चले गए? क्योंकि बेटा यही तो इसका क्या है बाह्य कोश। बाह्य कोश मतलब बाहर का कोश कौन सा तीसरे नंबर का है, उसमें s और p के जो इलेक्ट्रॉन है वो बेटा अतिव्यापन क्षेत्र में पाए जाएंगे। यानी मैं बड़े आराम से ये बात कह सकता हूं कि जो 3s और 3p के इलेक्ट्रॉन है सर वो इस अतिव्यापन क्षेत्र में घूमेंगे। तो ये तो हो गया बेटा दो परमाणु के लिए। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, जब एक क्रिस्टल होगा तो दो परमाणु थोड़ी होंगे, लाखों करोड़ों अरबों खरबों परमाणु होंगे। फिर कैसे इसको हम समझेंगे, चलिए उसको देखते हैं कैसे। उसके लिए हम ऊर्जा आरेख बनाएंगे। क्रिस्टल के लिए ऊर्जा आरेख, क्रिस्टल मतलब बेटा एक बहुत बड़ा क्रिस्टल है, मतलब उसमें कि लाखों करोड़ों अरबों खरबों परमाणु है। तो क्या कहानी होगी, चलिए इस बात को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बच्चों एक परमाणु, अब देखो लाखों करोड़ों तो मैं बना ही नहीं पाऊंगा, मैं आपको 4-5 परमाणु लेकर के बता दे रहा हूं। और बेटा ये जो चित्र मैं बनाऊंगा ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं 2D में यानी कि इस बोर्ड के समतल में बनाऊंगा। जबकि जब ये परमाणु होते हैं तो ये तो 3D में होते हैं, मतलब एक परमाणु उसके सामने, एक ऊपर, एक आगे पीछे, ऊपर नीचे, चारों तरफ परमाणु परमाणु से घिरा होता है। तो बेटा ये नाभिक है। अब यहां पर समझने के लिए हम कुछ 4-5 परमाणु बना करके अपनी बात को समझ सकते हैं और देखते हैं बेटा क्या होगा। ये हो गए इसके कुछ कोश हैं बच्चों। मान के चलो ये 4 कोश हैं, ये लास्ट वाला इसका बाहरी कोश है और बाकी के आंतरिक कोश हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है इसे हम बोलेंगे आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन, जबकि बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर घूम रहा होगा इसको हम बोलेंगे बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन। ऐसा एक परमाणु नहीं है सर मेरे पास, ऐसे मेरे पास लाखों करोड़ों अरबों खरबों परमाणु हैं। चित्र को समझने के लिए मान लो मैं ये 4 परमाणु बना ले रहा हूं। अभी तो बेटा क्या है, ये परमाणु एक दूसरे से बहुत दूर दूर रखे हैं। क्या होगा जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे? तो बेटा हम समझ चुके हैं कि जब ये करीब आएंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, तो इनके बाह्य कोश में अति व्यापन होगा। देखो बेटा ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो अब इनके बाह्य कोश में क्या होगा बच्चों, अति व्यापन होगा। और अति व्यापन से क्या होगा चलिए देखते हैं। ये हो गए, मान लो ये कुछ हमारे पास परमाणु थे जो अब करीब आ गए, तो अब इनका बाह्यकोश बेटा पहले जैसा नहीं रहेगा। इनका जो बाह्यकोश है उसकी शक्ल पहले जैसी नहीं रहेगी, बल्कि ये बाह्यकोश एक दूसरे से अति व्यापन कर लेंगे, एक दूसरे में समा जाएंगे। और बेटा बाह्यकोश अब सबका अलग अलग ना होकर के सबका बाह्यकोश एक जैसा बन जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा ठीक ठाक बना लेते हैं, बाकी तो बेटा भावनाओं को तो आप लोग बढ़िया से समझ ही रहे हो मेरी। इस तरह से इनके बाह्य कोश क्या कर चुके होंगे बच्चों, अति व्यापन कर चुके होंगे। अब जो इनके बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन थे वो अपने ही परमाणु के आसपास ना घूम करके बेटा सारे परमाणुओं के नाभिक के आसपास घूमेंगे। कहने का मतलब कि ये जो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये क्या करेंगे, बढ़िया से सभी नाभिकों को से प्रभावित होंगे। इनकी जो गति है सभी नाभिकों के आसपास होगी। ठीक है, तो चलिए बेटा इस बात को हम ग्राफ से और देख लेते हैं, फिर बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बताने वाला हूं।
ये हम जैसा ग्राफ अभी तक इतनी देर से बनाते आ रहे हैं वैसा ही ग्राफ है बेटा, कुछ नया नहीं होने वाला है। लेकिन अब परमाणुओं की संख्या थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, लाखों करोड़ों अरबों खरबों है बेटा। लेकिन मैं दो चार परमाणुओं के लिए ये ग्राफ आपको बना करके दिखा रहा हूं। इस तरह से बच्चों हमने मान लिए 4 परमाणु हैं या ढेर सारे परमाणु हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब में हैं, यानी कि जिनमें आपस में क्या हो रहा है बच्चों, अति व्यापन। तो पहले परमाणु का ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। पहले परमाणु का ग्राफ बेटा कुछ इस तरह से बनेगा। ऐसा ही होगा फिर दूसरे परमाणु के लिए और ऐसा ही होगा आगे भी। यानी कि ये जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये ग्राफ जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं बेटा, ये किस चीज को दिखा रहे हैं कि ये अति व्यापन वाला हिस्सा है, यानी कि बाह्य कोश में आपस में अति व्यापन हो चुका है। हम बोल देंगे बेटा बड़े ही आराम से कि ये जो बाह्य कोश है इसमें क्या हो गया है, अति व्यापन हो गया है। और ये हम बोलेंगे अति व्यापन क्षेत्र है। तो कुल मिलाकर के ये वाला जो क्षेत्र है जहां बाह्य कोश आपस में मिल चुके हैं बच्चों, ये होगा अति व्यापन क्षेत्र। ये क्या होगा बेटा, अति व्यापन क्षेत्र। यहां पर कौन घूमेगा, अति व्यापन क्षेत्र, यानी कि बेटा जहां पर लास्ट कोष के आउटर मोस्ट यानी कि बेटा बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन है वो घूमेंगे, ठीक है ना। अब क्योंकि बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन इस हिस्से में होंगे, ध्यान रखना बेटा यहां पर कौन होंगे, बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन। अब इनको मैं एक नाम देना चाह रहा हूं बेटा, बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं यहां पर चालन इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा, चालन इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि बेटा ये जो बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन है अब ये गति करने के लिए आजाद है, स्वतंत्र है। ये स्वतंत्र रूप से गति करेंगे और यही जिम्मेदार होंगे किसी भी अर्धचालक में या बेटा किसी भी सुचालक में आवेश प्रवाह के लिए, विद्युत धारा प्रवाह के लिए। मतलब जिनमें इस अतिव्यापन क्षेत्र में यानी कि बेटा बाह्य कोष के जो इलेक्ट्रॉन है जिनको हमने चालन इलेक्ट्रॉन बोले, यहां पर अतिव्यापन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी। मतलब हम बोलेंगे कि उसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन अधिक है और वो बहुत अच्छे से विद्युत धारा प्रवाहित करेगा। जबकि बच्चों अगर यहां पर इस अतिव्यापन क्षेत्र में अगर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी या नहीं होगी, तो हम बोलेंगे कि सर ये विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर पाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब यहां पर देखिए ये जो आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन थे बेटा, आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन थे, कोष के इलेक्ट्रॉन थे और ये हैं आपके बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन। तो बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं बच्चों, अतिव्यापन क्षेत्र में रहते हैं। आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं, तो बेटा आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन अपनी पुरानी स्थिति में यानी आंतरिक कोषों में ही रहते हैं। अब इस चीज को मैं ग्राफ से दिखा रहा हूं। मान लो बेटा ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है और यहां पर आ गया मान के चलो 3s और 3p। 3s बाह्य कोष यहां आ गया मान लो, ठीक है। यहां पर आंतरिक कोष है, ये हो गया बाह्य कोष। लिख भी देता हूं मैं 1s 2s 2p, है ना। तो ये बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन कहां, अतिव्यापन क्षेत्र में रहेंगे। अब बच्चों ये जो अतिव्यापन क्षेत्र है इसे एक नाम दिया हमने बेटा इसको बोला चालन बैंड। क्या नाम दिया बेटा, ऊर्जा के इस बैंड को हमने नाम दिया बच्चों चालन बैंड। ऊर्जा का ये बैंड है, ये ग्राफ ही ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ है। शुरू से ही हम इस बात को समझ रहे हैं। और देखिए अभी क्या है, जब लाखों करोड़ों अरबों खरबों परमाणु हैं तो उनके बाह्य कोश में भी लाखों करोड़ों अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन होंगे और बेटा वो इलेक्ट्रॉन यहां पर रहेंगे और वही जिम्मेदार होंगे विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए। जबकि बच्चों यहां पर जो ऊर्जा के बैंड हैं जो कि अतिव्यापन नहीं हो रहा है, आंतरिक कोश वाले जो हैं, ये जो आंतरिक कोश के ऊर्जा के बैंड हैं इन्हें हम बोलते हैं संयोजी बैंड। क्या नाम बोल रहा हूं बेटा मैं,
संयोजी बैंड, यानी कि ऊर्जा के दो प्रकार के बैंड होते हैं। कम ऊर्जा वाले बैंड को हम संयोजी बैंड कहते हैं, अधिक ऊर्जा वाले बैंड को बच्चों हम क्या कहते हैं, चालन बैंड। तो चलिए कुछ दो चार बातें पहले हम नोट्स प्रॉपर बनाते चले, फिर आगे की बात करते हैं। सबसे पहली बात हम ये बोलेंगे बेटा कि जब अनेक परमाणु किसी क्रिस्टल में एक दूसरे के समीप होते हैं, तो एक दूसरे के पास होते हैं, तो उनके परमाणु, सॉरी बेटा, उनके बाह्य कोश आपस में अतिव्यापन कर लेते हैं, आपस में अतिव्यापन कर लेते हैं, जिससे दो अलग अलग ऊर्जा स्तर प्राप्त होते हैं, अलग अलग ऊर्जा स्तर प्राप्त होते हैं। कैसे बेटा, मैं बताता हूं आपको, ग्राफ से हम लोग सब चीजें समझेंगे, केवल लिखना हमारा काम नहीं है। देखिए, एक ये वाला ऊर्जा स्तर जहां पर अतिव्यापन हुआ, और दूसरा वो वाला ऊर्जा स्तर जहां पर अतिव्यापन नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, यहां पर क्या होगा, पहला हम बोलेंगे कम या निम्न ऊर्जा स्तर बोले, कम अच्छा नहीं लगता बेटा, निम्न ऊर्जा स्तर, इसको हम नाम दे रहे हैं क्या, संयोजी बैंड। जो ऊर्जा के स्तर है अलग अलग, उनको बेटा हम ऊर्जा बैंड कहते हैं, और जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, यह बेटा हम बोल सकते हैं निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन है, या निम्न ऊर्जा स्तर जो है उसे हम संयोजी बैंड कहते हैं। और संयोजी बैंड में कौन रहते हैं बच्चों, संयोजी बैंड में रहते हैं आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन, या आंतरिक इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो आप। कहां रहते हैं बेटा, संयोजी बैंड में रहते हैं। ठीक है, अब बढ़िया है भाई। अब अगर दूसरा देखें हम, तो जहां पर अतिव्यापन हुआ, यानी कि वो कहलाएगा उच्च ऊर्जा स्तर, या हम बोल सकते हैं बेटा इसको अतिव्यापन क्षेत्र। जो उच्च ऊर्जा स्तर है उससे मेरा तात्पर्य है क्या, अतिव्यापन क्षेत्र। अब बच्चों ये जो अतिव्यापन क्षेत्र है, इसको हम बोलते हैं क्या, चालन बैंड। और बेटा जो बाह्यकोश के इलेक्ट्रॉन है वो कहां रहते हैं, चालन बैंड में रहते हैं। ठीक है, हम ये भी यहां पर लिखना चाहते हैं कि बाह्यकोश के इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं बेटा, चालन बैंड में रहते हैं। ठीक है, इन्हें कुछ नाम दिया था मैंने, इन इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं बेटा, हम चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और सबसे अच्छी बात जो आपको याद रखना है, ये चालन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, गति करने के लिए कैसे होते हैं बेटा, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र होते हैं, और स्वतंत्र होते हैं इसीलिए बेटा इसको हम बोलते हैं स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, है ना। अतः इन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चों, स्वतंत्र चालन इलेक्ट्रॉन बोलो, या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन भी हम कह सकते हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो ये कुछ बातें बेटा
एक और बात, ये जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है वही जिम्मेदार है बेटा विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए। तो ये स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन ही किसी क्रिस्टल में विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये कुछ बातें हमने करी। आई होप बेटा अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होते हैं और क्या होता है चालन बैंड और क्या होता है बेटा संयोजी बैंड। संयोजी बैंड में आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालन बैंड में हमारे बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्हें हम स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं और ये ही जिम्मेदार होते हैं किसके लिए बेटा, विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए या आवेश प्रवाहित होने के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं, हम ऊर्जा स्तर की तुलना करना है बच्चों। ये हमने केमिस्ट्री में भी कर रखा है वैसे तो, और अब इसको फिजिक्स में यहां पर हम दोबारा कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक परमाणु के लिए। ठीक है, पहले हम एक परमाणु का ऊर्जा स्तर देखेंगे, फिर उसके बाद बच्चों हम क्रिस्टल का ऊर्जा स्तर देखेंगे यानी कि ठोस का। तो परमाणु में तो हमें पता है सर कि 1s की ऊर्जा सबसे कम होती है। इसके लिए हम एक लाइन बना देते हैं इस तरह की। ये लाइन बता रही है बेटा कि ये 1s कक्षक है और इस 1s कक्षक की एक निश्चित ऊर्जा है। मतलब ये ऊर्जा कितनी है बेटा, मान लो एक निश्चित है 5000 एंगस्ट्रॉम, सॉरी बेटा जूल। मान लो ये है 10 जूल, मान के चलो 10 जूल होती नहीं है, मान लो, है ना। तो ये 10 जूल है, तो ये एकदम फिक्स वैल्यू है, इसीलिए हमने एक लाइन बनाई। ये बता रहा है कि 1s में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी ऊर्जा एकदम फिक्स है। फिर बेटा 2s में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी भी ऊर्जा एकदम कैसी होगी बेटा, फिक्स होगी। तो हमने ये दिखा दिया कि भैया ये रहा आपका 2s और इस 2s की भी ऊर्जा एकदम फिक्स है। ये हमने बेटा पहले भी केमिस्ट्री में बना रखा है, 11वीं में भी आपने पढ़ा होगा। और फिर इसके बाद आ गया 2p। फिर कौन आएगा बेटा, ऊर्जा अंतर के हिसाब से हम गैप बनाते थे केमिस्ट्री में, लेकिन यहां पर बेटा इतना हम नहीं समझ रहे, हम तो केवल ऊर्जा स्तर की तुलना करना चाह रहे हैं अणु और परमाणु में। यहां आ गया मान लो 3s और ये आ गया बेटा कुछ 3p। तो इस तरह से ये अलग अलग ऊर्जा स्तर है। 1s में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी ऊर्जा बेटा इतनी है, फिक्स है, ऊर्जा एकदम फिक्स वैल्यू है। 2s के इलेक्ट्रॉन की इतनी है, फिर 2p 3s 3p ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि बेटा 1s वाले की ऊर्जा सबसे कम है, फिर 2s की 2p की, जैसे जैसे हम और दूर जाएंगे ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। ये हमने अभी अभी देखा था। चलिए बढ़िया है। अब लेकिन यही बात मैं बनाना चाह रहा हूं किसी ठोस के लिए बेटा। ठोस के लिए बोल सकते हो या आप बोल सकते हो क्रिस्टल के लिए, है ना, बात एक ही है। तो यहां पर इसी चीज को हम ग्राफ, इसी ऊर्जा स्तर को मैं समझना चाह रहा हूं बच्चों, किसके लिए, किसी ठोस के लिए। लेकिन सर एक ठोस है तो उसमें लाखों करोड़ों अरबों खरबों परमाणु है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों 1s के इलेक्ट्रॉन है। क्या सबकी ऊर्जा एकदम एग्जैक्ट बराबर होगी? नहीं बेटा। होगा क्या, मान के चलो एक 1s है मेरे पास, ठीक है, एक परमाणु का 1s है, उसकी ऊर्जा इतनी है मान लो। अब जो दूसरा परमाणु होगा बेटा उसका भी 1s है, ऐसे लाखों करोड़ों अरबों खरबों परमाणु है, सबकी ऊर्जा एकदम एग्जैक्ट एक सी नहीं होगी। हां हम कह सकते हैं बेटा कि लगभग बराबर होगी ऊर्जा में, बिल्कुल इत्तू सा बेटा तन्नक सा अंतर होगा। ठीक है, तनिक सा अंतर होगा बेटा। इस तरह से इनकी ऊर्जाएं कैसी होंगी, लगभग लगभग बराबर, लेकिन एग्जैक्ट बराबर तो नहीं है बेटा। हम बोल रहे हैं बार बार कि इन सभी 1s की ऊर्जा, मान लो लाखों करोड़ों अरबों खरबों परमाणु है मेरे पास, तो सबके 1s की ऊर्जा एकदम बराबर नहीं होगी। ऊर्जा में हल्का फुल्का अंतर तो आएगा ही। इस तरह से बेटा लाखों करोड़ों अरबों खरबों के 1s कक्षक को दिखाने के लिए मैं इस तरह से एक ऊर्जा का बैंड बनाता हूं बेटा। इसी को हम बोलते हैं ऊर्जा बैंड।
तो देखिए परमाणु के लिए ऊर्जा बैंड नहीं बनता, परमाणु के लिए ऊर्जा की क्या बनती है बेटा, लाइन, रेखा बनती है। लेकिन अणु के लिए या क्रिस्टल के लिए इस तरह के ऊर्जा के बैंड बनते हैं। और ये बैंड क्या दिखा रहा है बेटा, कि जितने भी 1s है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों परमाणु के 1s जो है, उन सबकी ऊर्जा बराबर नहीं है। एग्जैक्ट बराबर तो नहीं है सर, लेकिन लगभग बराबर है। जैसे अभी मैंने एक परमाणु के लिए बोला था तो मैं एग्जैक्ट बोल पा रहा था कि 10 जूल, लेकिन जब मैं लाखों करोड़ों अरबों खरबों परमाणु के लिए बोलूंगा तो मैं 10 जूल नहीं बोल पाऊंगा बेटा, मैं ऐसे बोलूंगा कि 10 से 15 जूल, 10 से 15 जूल के बीच में है भाई साहब, समझ गए ना। तो एक अकेली लाइन मतलब एग्जैक्ट वैल्यू को बता रहा है, और इस तरह का बेटा बैंड जो होगा वो बता रहा है कि ऊर्जा की एक बेटा कुछ ना कुछ लिमिट वाली वैल्यू है, मतलब कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है, अलग अलग छोटे छोटे अंतर वाली वैल्यू है। तो जैसा बच्चों हमने 1s के लिए बनाया, बिल्कुल हूबहू अब हम 2s के लिए काम करेंगे। और इसमें भी बेटा क्या है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों 2s है, सबकी ऊर्जा एकदम बराबर नहीं है। एक कोई 2s है जिसकी ऊर्जा इतनी है, दूसरा 2s है जिसकी ऊर्जा इतनी है। इस तरह से बेटा हल्की हल्की ऊर्जाओं का अंतर होगा, और इस ऊर्जा अंतर के कारण हमको इस तरह के बैंड प्राप्त होंगे। फिर 2s के बाद बेटा 2p, 2p भी हम देखते हैं कैसा होगा। 2p बिल्कुल इसी तरह का होगा, लेकिन सर 2p में तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती, ज्यादा होती है, तो इसका बैंड जो होगा बेटा वो भी थोड़ा चौड़ा बना रहे हैं हम, है ना। ये चौड़ा बैंड हमें यही बता रहा है कि 1s में तो मात्र 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन बेटा 2p में 6 इलेक्ट्रॉन है, और इनकी ऊर्जाओं का अंतराल, इनकी ऊर्जाओं का बेटा जो गैप होगा वो थोड़ा सा लंबे परास में होगा, लंबे रेंज में होगा, ठीक है बेटा। तो यहां पर भी 2p का हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और इस प्रकार से तो मतलब बेटा इस सबसे मैं बस ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि अगर एक अकेला परमाणु होगा तो ऊर्जा एक रेखा के द्वारा दिखाई जाएगी, लेकिन सर अगर अगर लाखों करोड़ों अरबों खरबों परमाणु का एक क्रिस्टल होगा बेटा, तो ऊर्जा लाइन से नहीं सर, हम बैंड से दिखाएंगे। बैंड का मतलब आप समझ नहीं पा रहे बेटा, बैंड का मतलब है ऊर्जा की फिक्स वैल्यू नहीं है, ऊर्जा का एक अंतराल है, एक बेटा गैप है, उसको हम यहां पर दिखा रहे हैं। आई होप मेरी बात क्लियर हो गई बेटा। चलिए, तो इस बात को समझ लेने के बाद अब हम अगली बात करेंगे बेटा, और अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक परिभाषा है जिसका नाम है बच्चों फर्मी ऊर्जा। यहां से बोर्ड परीक्षा के प्रश्न चालू होते हैं, बिल्कुल 1 नंबर में आपको पूछ सकता है कि फर्मी ऊर्जा क्या है। तो देखते हैं बेटा, उदाहरण से सारी बातें करूंगा मैं। मान के चलो मेरे पास सोडियम का क्रिस्टल है, धातु बेटा क्रिस्टल है, इसका विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s1 और 3p0, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो चलिए इस बात को हम अभी, जैसे हमने बेटा एक क्रिस्टल के लिए ऊर्जा स्तर की तुलना की थी, या हमने बैंड जो बनाए थे उसी तरीके से दिखाना चाह रहे हैं अपन। तो दिखाएंगे बेटा, मान के चलो ये 1s है, और 1s में सर 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है, ठीक है। ये कैसा है 1s, पूर्ण रूप से भरा हुआ है। फिर इसके बाद क्या आएगा सर, तो बेटा इसके बाद आएगा 2s, और ये 2s भी हमारा कैसा होगा, ये भी सर पूर्ण रूप से भरा होगा। 2s के बाद आएगा क्या, 2p, और बेटा ये 2p भी इस तरह से पूर्ण रूप से भरा होगा। क्यों भरा है, दिख रहा है बेटा, विन्यास में ही दिख रहा है ये हमें कि 1s2, s में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, भरा है, ये भी भरा है, ये भी भरा है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि बेटा ये तीनों तो पूर्ण भरे हुए ऊर्जा बैंड है, ठीक है ना। ये कैसे हैं बेटा, पूर्ण भरे हैं। चलिए अब अगला क्या है बेटा, 3s1। अब हम क्या करें, 3s के लिए एक अलग से बैंड बनाए, लेकिन सर इसमें पूर्ण भरा नहीं है, ये तो सर आंशिक रूप से भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, इसीलिए इसका जो ऊर्जा बैंड होगा बच्चों वो भी आंशिक रूप से भरा होगा,
यानी कि कुछ इस तरह से भरा होगा। ठीक है, ये हो गया 3s1। अगर मैं 3p बनाना चाहूं बेटा तो 3p भी बना लो, कोई बुराई थोड़ी है, बना तो सकते हैं, भले उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है ये अलग बात है, बनाने में क्या ही जा रहा है। ये हो जाएगा इसका क्या 3p। और बच्चों 3p कैसा है, खाली है। ये कैसा है बेटा, रिक्त है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और ये जो 3s है ये अपना आंशिक भरा है, अर्धपूर्ण है ना। इसको हम क्या बोले, अर्धपूर्ण, अर्धपूर्ण। ठीक है, इस तरह से। अब मान के चलो ताप हो कितना, 0 केल्विन। 0 केल्विन, ये ओके नहीं बेटा, 0 केल्विन ताप पर क्या होगा, 0 केल्विन ताप पर ये जो देखो, ये तो हो गया आंतरिक कोश, ये भी आंतरिक कोश, ये है बेटा आंतरिक कोश, आंतरिक कोश। और जबकि जो लास्ट वाला है ये है बेटा हमारा बाह्य कोश। ये क्या हो गया बच्चों, बाह्य कोश। तो 0 केल्विन ताप पर क्या होगा, बाह्य कोश, बाह्य कोश के कक्षक की, बाह्य कोश के कक्षक की, या बेटा हम बोल सकते हैं किसकी, इसके ऊर्जा बैंड की, जो अधिकतम ऊर्जा होगी, इतनी अधिकतम ऊर्जा है बेटा। ठीक है ना, अधिकतम ऊर्जा इतनी है, देखो आप, मैं दिखा रहा हूं आपको, ये है बेटा इसकी अधिकतम ऊर्जा। क्यों, क्योंकि ऊपर का तो सब खाली है, खाली मतलब वहां इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो वहां तो ऊर्जा होगी ही नहीं। तो ये जो अधिकतम ऊर्जा है बेटा, इसे ही हम बोलते हैं क्या, फर्मी ऊर्जा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, परिभाषा लिखते हैं बेटा हम कि 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन ताप पर, आखिर में 0 केल्विन ही क्यों लिख रहा हूं ये भी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। 0 केल्विन ताप पर किसी क्रिस्टल के बाह्यकोश के इलेक्ट्रॉन की, बाह्यकोश के इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा, अधिकतम ऊर्जा क्या कहलाती है बेटा, फर्मी ऊर्जा कहलाती है। फर्मी ऊर्जा कहलाती, आई होप बेटा परिभाषा आपको समझ में आ गई। लेकिन सर 0 केल्विन क्यों बोले आपने, हाँ बेटा बताता हूं मैं। होगा क्या, अगर ताप बढ़ेगा, ताप 0 केल्विन से ज्यादा अगर होगा, तो सर जैसे ही ताप बढ़ेगा तो उस क्रिस्टल में ऊष्मीय विक्षोभ होंगे, ऊष्मीय प्रक्षोभ होंगे बेटा। ऊष्मीय विक्षोभ या ऊष्मीय प्रक्षोभ जो होते हैं, मतलब कि ऊष्मा प्राप्त करेगा वो, और उसके कारण उसकी ऊर्जा बढ़ेगी, और फिर हमें जो फर्मी ऊर्जा है बेटा वो ज्यादा मिल पाएगी। तो ये बात भी मैं आपको लिख के बता देता हूं कि यदि ताप 0 केल्विन से अधिक लिया जाए, अधिक हो तो क्या बोलेंगे बेटा, ऊष्मीय प्रक्षोभ। ऊष्मीय प्रक्षोभ ये शब्द बहुत बार आएगा बेटा, इसका मैं आपको मतलब बता देता हूं कि मतलब ऊष्मा के कारण जो ऊर्जा बढ़ेगी, ऊष्मा, ताप बढ़ेगा मतलब ऊष्मा बढ़ेगी, ऊष्मा के कारण जो ऊर्जा बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की, उसको बोलते हैं हम ऊष्मीय प्रक्षोभ। के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाएगी, बढ़ जाती है, जिसके कारण, जिसके कारण फर्मी ऊर्जा का, फर्मी ऊर्जा का मान अपेक्षाकृत अधिक प्राप्त होता है, अपेक्षाकृत अधिक प्राप्त होता है। मतलब बेटा जितना हम चाहते हैं उतना नहीं मिलता, उससे हमें ज्यादा मान प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, तो इसीलिए हम 0 केल्विन ताप पर यह परिभाषा लिखते हैं। लेकिन बेटा 0 केल्विन ताप का मतलब मैं आपको बता दूं, 0 केल्विन ताप मतलब -273 डिग्री सेल्सियस, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है।
मतलब मैं व्यवहारिक रूप से 0 केल्विन ताप पे जा ही नहीं सकता, उतना कम ताप बेटा संभव ही नहीं है, असंभव है। बस पढ़ने लिखने के लिए ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। चलिए, अब फर्मी ऊर्जा को समझ लेने के बाद आगे हम देखते हैं बेटा इनके बैंड आरेख बनाते हैं और इससे हमें बहुत कुछ पता चलेगा। सबसे पहले बेटा हम बनाने जा रहे हैं सुचालक का बैंड आरेख। सुचालक बनाएंगे, फिर बनाएंगे हम कुचालक, और लास्ट में अर्धचालक, और फिर अर्धचालक के बारे में हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें प्राप्त होंगी। तो सुचालक में होता क्या है बेटा? सुचालक मतलब हम धातु की बात कर रहे हैं। तो धातु में ये देखो, एक बैंड है कम ऊर्जा वाला और एक बैंड कैसा है बेटा? अधिक ऊर्जा वाला। ठीक है, तो ये कम ऊर्जा वाला जो बैंड है इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? इसको हम बोल रहे हैं संयोजी बैंड। इसमें क्या बोलते हैं? इसको हम संयोजी बैंड। और संयोजी बैंड जो होता है बेटा, इसकी ऊर्जा थोड़ी कम होती है और यहां पर इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते। लेकिन चालन बैंड की ऊर्जा ज्यादा होती है और वहां पर इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। लेकिन सुचालक के लिए यह बड़ी अच्छी बात है बच्चों कि इसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड, संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे से अति व्यापन कर लेते हैं। अति व्यापन मतलब बच्चों इनमें ऊर्जा का कोई अंतर नहीं होता, ये लगभग एक दूसरे में समा जाते हैं। तो आसानी से संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन लगातार चालन बैंड में जा सकता है, और जब चालन बैंड में जाएगा बच्चों तो वो स्वतंत्र रहेगा। स्वतंत्र रहेगा तो गति करेगा, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो चलिए यहां पर क्या होता है, इस बात को मैंने बताया कि अगर कोई सुचालक है बेटा तो उसके लिए संयोजी बैंड और चालन बैंड में अति व्यापन हो जाता है, जिससे संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से आते जाते हैं। उन्हें बेटा संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाने के लिए किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। और क्योंकि कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, वो आसानी से आते जाते रहते हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाते हैं, तो वो बेटा स्वतंत्र होकर के आवेश प्रवाहित करते हैं, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो चलिए इस बात को थोड़ा सा हम लिखते चलें बेटा, ताकि अपने नोट्स प्रॉपर बनते जाएं। मैं क्या बोलना चाहूंगा कि सुचालकों में, सुचालक मतलब बेटा हम धातुओं की बात कर रहे हैं मान लो, है ना। सुचालकों में संयोजी बैंड, संयोजी बैंड तथा कौन सा बेटा? चालन बैंड। चालन बैंड आपस में अति व्यापन करते हैं, आपस में अति व्यापन करते हैं। अति व्यापन करना मतलब बेटा एक दूसरे के साथ ही रहना, है ना, एक दूसरे में समा जाना करते हैं, जिसके कारण इनमें ऊर्जा का कोई अंतर नहीं होता है, जिससे इनमें ऊर्जा का अंतर नहीं होता है, अंतर नहीं होता है। और जब ऊर्जा का अंतर नहीं है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन बेटा? संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन, संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन निरंतर चालन बैंड में, चालन बैंड में आते जाते रहते हैं। चालन बैंड में जाकर, ऐसा लिख लो बेटा, जाकर निरंतर धारा प्रवाहित करते हैं, है ना, धारा प्रवाहित करते हैं। आई होप बेटा आपको सारी कहानी समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूं। तो बेटा इनका जब इलेक्ट्रॉन आसानी से जाते आते रहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो प्रतिरोधकता, अतः इनकी प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता किसकी बेटा? सुचालकों की बहुत कम होती है, कम होती है। इनके लिए बेटा हम प्रतिरोधकता का अगर मान देखें
बोर्ड परीक्षा के लिए आपको याद कर लेना चाहिए। चालकों की प्रतिरोधकता का अगर हम मान देखें, प्रतिरोधकता जिसे बेटा हम किससे, रो से प्रदर्शित करते हैं, इसका अगर हम मान देखें तो ये होता है 10 की घात ऋण 2 से 10 की घात ऋण 8 ओम मीटर के करीब। मतलब बेटा ये लगभग 10 की घात ऋण 2 से 10 की घात ऋण 8 ओम मीटर की रेंज में होता है। प्रतिरोधकता इतनी है तो चालकता कितनी होगी सर, ये भी बता दीजिए। तो बेटा चालकता तो बता सकते हैं अपन, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम ही चालकता है। 10 की घात ऋण 2 का व्युत्क्रम हो जाएगा 10 की घात 2 और ऋण 8 का व्युत्क्रम हो जाएगा धन 8 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो इस तरह से बेटा चालकों की, सुचालकों की प्रतिरोधकता इतनी और चालकता इतनी होती। बोर्ड परीक्षा के लिए याद कर लीजिए, बाकी बेटा अदर एग्जाम्स में ये पूछा जाए संभावना थोड़ी कम ही है, लेकिन अब फिर भी हमको पता तो होना ही चाहिए। ठीक है बेटा, तो इतनी सारी बातें कर लेने के बाद, यानी कि सुचालकों में किस तरह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इस बात को समझ लेने के बाद अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और बेटा इसको हम समझेंगे अपने बॉन्ड डायग्राम, यानी कि बेटा सॉरी बैंड डायग्राम, मतलब कि बैंड आरेख को देख लेने के बाद इसे हम कुचालकों के लिए समझते हैं। लेकिन बच्चों एक बात छोटी सी मैं बताता हूं, मान के चलो कोई धातु का परमाणु है, ठीक है, धातु M है बेटा, इसका परमाणु है, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन जो बंध बना के इस तरह से है। तो अभी जो इलेक्ट्रॉन बेटा बंध बनाए हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन मान लो अभी बंध बनाया हुआ है। तो जब ये बंध बनाया हुआ है तो ये क्या है, ये अभी है सर संयोजी बैंड में। कहां पर है, संयोजी बैंड में। लेकिन अगर बाहर से ऊर्जा मिल जाए थोड़ी बहुत, ताप जैसे 0 केल्विन से अधिक होगा, तो क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर निकल जाएगा आसानी से। देखिए अब धातुओं की खासियत यही है कि इनमें संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाने के लिए, कहां पर बेटा, चालन बैंड में जाने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं, हल्की सी ऊर्जा की आवश्यकता है, तो ये चला जाएगा और विद्युत धारा प्रवाहित करने लगेगा। ठीक है बेटा, चलिए तो अब इस बात को हम समझना चाहते हैं, किसके लिए, कुचालक के लिए। कोई दिक्कत नहीं, समझ लेंगे बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। कुचालक के लिए भी हम बैंड ऊर्जा आरेख देखेंगे, बैंड एनर्जी डायग्राम देखेंगे। तो दो बैंड इसमें भी होते हैं बेटा, एक है आपका कौन सा, संयोजी बैंड, दूसरा है बच्चों आपका कौन सा, चालन बैंड। ठीक है, एक है आपका संयोजी बैंड और दूसरा है बेटा चालन बैंड। ये रहा आपका संयोजी बैंड, ये बेटा भरा हुआ इलेक्ट्रॉनों से संयोजी बैंड। यहां पर कौन है, इलेक्ट्रॉन है बेटा, बंधे हुए इलेक्ट्रॉन, बंधी इलेक्ट्रॉन, यानी जिन इलेक्ट्रॉन ने बंध बनाया है। जबकि ये जो है उच्च ऊर्जा वाला चालन बैंड है, चालन बैंड। अब मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, संयोजी बैंड की ऊर्जा कैसी है, कम है, और चालन बैंड की ऊर्जा बेटा अधिक है। ये तो हमेशा होता है ना कुचालक में। अब इनकी ऊर्जा में बेटा अच्छा खासा अंतर आ रहा है। देखो एक बात और समझो, संयोजी बैंड की ऊर्जा का मतलब भी आप थोड़ा समझो बेटा, कि संयोजी बैंड में जो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है उनमें से हो सकता है किसी की ऊर्जा इतनी हो, किसी की इतनी हो, किसी की इतनी, किसी की इतनी, किसी की इतनी। मतलब कि इस रेंज में बेटा ये सारे इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं जो संयोजी बैंड में है। सारे इलेक्ट्रॉन, ये पूरी ऊर्जा सारे इलेक्ट्रॉन की नहीं है, किसी इलेक्ट्रॉन की एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, ये लाइनों को मिला के बेटा हमने बैंड बनाए, मैं पहले भी समझा चुका हूं। तो हम बोल रहे हैं यहां पर कि भाई साहब संयोजी बैंड और चालन बैंड में ऊर्जा का जो ये अंतर है, संयोजी बैंड की अधिकतम ऊर्जा और चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा। चालन बैंड की ऊर्जा यहां से चालू होकर बेटा यहां तक आ रही है, लेकिन अधिकतम नहीं, न्यूनतम, और इसकी यहां से चालू होकर यहां तक जा रही है। मतलब ये क्या कहलाएगी, संयोजी बैंड की, ये कहलाएगी बेटा अधिकतम ऊर्जा, संयोजी बैंड की अधिकतम ऊर्जा। और मेरे बच्चों ये कहलाएगी चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा। इनमें जो ऊर्जा का अंतर है इसे बेटा एक नाम देते हैं हम,
इसे हम कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। वर्जित ऊर्जा अंतराल को बेटा हम डेल्टा ईजी से प्रदर्शित करते हैं, या कई किताबों में डेल्टा न लगा के सिंपल ईजी लिख देता है, तो भी बेटा बात वही होगी। इसे हम क्या कह रहे हैं बच्चों, ये है वर्जित ऊर्जा अंतराल। वर्जित ऊर्जा अंतराल, या बेटा इसे हम बैंड अंतराल भी कहते हैं, बैंड अंतराल, या बच्चों फर्मी ऊर्जा अंतराल भी इसे ही हम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इसकी परिभाषा लिखें। फिर से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बोर्ड परीक्षा में बड़े आराम से यह परिभाषा पूछी जा सकती है। वर्जित ऊर्जा अंतराल, या बच्चों मैं इसे और क्या नाम दे रहा हूं, बैंड अंतराल। बैंड अंतराल, या बेटा हम इसे कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं सर फर्मी ऊर्जा अंतराल। फर्मी ऊर्जा अंतराल। तो क्या होता है ये परिभाषा, बोर्ड परीक्षा में पूछी जा सकती है। हम बोलेंगे बेटा संयोजी बैंड की, संयोजी बैंड की कैसी ऊर्जा, अधिकतम ऊर्जा, अधिकतम ऊर्जा तथा तथा क्या बेटा, चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा। चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा के अंतर को, न्यूनतम ऊर्जा का अंतर क्या कहलाता है बेटा, वर्जित ऊर्जा अंतराल, या बैंड ऊर्जा अंतराल, या फर्मी ऊर्जा अंतराल कहलाता है। ठीक है, चलिए ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है बेटा, कुचालक के लिए, कुचालक के लिए ये जो वर्जित, कुचालक को बेटा विद्युत रोधी भी कहते हैं हम, कुचालक और विद्युत रोधी एक ही है। तो किसी कुचालक या विद्युत रोधी के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है बेटा, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है या बराबर होता है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा या बराबर बेटा, कम से कम तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, समझ जाओ कुचालक है, या इससे ज्यादा भी हो सकता है। ज्यादा कैसे, जैसे बेटा मान लो हीरा है, तो हीरा यानी डायमंड का वर्जित ऊर्जा अंतराल 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बहुत ज्यादा है। तो यानी कि बेटा वो तो बहुत गंदा कुचालक है, मतलब वो कभी सुचालक बन ही नहीं पाएगा। लेकिन अलग अलग कुचालकों के लिए ये वर्जित ऊर्जा अंतराल अलग अलग होता है। कम से कम बेटा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो अधिक होना चाहिए, ठीक है ना, तो ही वो कुचालक कहलाएगा। बढ़िया है बेटा। तो अलग अलग पदार्थों का या अलग अलग कुचालकों का वर्जित ऊर्जा अंतराल अलग अलग होता है। हम यही बोलेंगे भिन्न 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 कुचालकों का, कुचालकों का वर्जित वर्जित ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल कैसा होता है बच्चों, भिन्न होता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल भिन्न होता, बढ़िया है भाई। तो ये हमने समझ लिया कि भाई साहब एक कुचालक में, क्योंकि क्या होगा, ये वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक है, अगर ताप बढ़ा तो ताप बढ़ाने पर ऊष्मीय प्रक्षोभ होंगे, लेकिन तब भी इतनी ऊर्जा उपलब्ध नहीं हो पाएगी कि इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में जा सके। और क्योंकि कभी इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं जाएगा, इसीलिए बेटा विद्युत धारा ये प्रवाहित नहीं करेगा। तो हम अगला पॉइंट ये भी लिखना चाहेंगे बेटा कि वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान, वर्जित ऊर्जा अंतराल अत्यधिक होने के कारण, अत्यधिक होने के कारण, होने के कारण इलेक्ट्रॉन इतनी इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय प्रक्षोभ के बाद भी, ऊष्मीय प्रक्षोभों के बाद भी इतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाता है,
इतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाता है, प्राप्त नहीं कर पाता है कि वह कहां से बेटा, संयोजी बैंड से, संयोजी बैंड से चालन बैंड में, चालन बैंड में कूद सके। ठीक है, चालन बैंड में कूद सके। तो अब बेटा क्योंकि चालन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होगी बच्चों, बहुत कम होगी। यानी इक्का दुक्का कभी कूद भी गया तो इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन से कुछ थोड़ी होना है, बहुत ही कम है, नगण्य है बेटा, है ना, लगभग शून्य भी आप बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। अब स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम है, इसलिए इनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक है बेटा। प्रतिरोधकता कैसी है बच्चों, अत्यधिक है। और क्योंकि प्रतिरोधकता अत्यधिक है, इसीलिए बच्चों चालकता कैसी होगी, चालकता कैसी होगी बेटा, बहुत कम, बहुत कम लिखो या आप लिख लो नगण्य होगी। ठीक है ना। अगर इसकी प्रतिरोधकता की मान की बात करें बेटा 10 की घात 12 से 10 की घात 19 के रेंज में होती है। ठीक है ना, इसकी प्रतिरोधकता देखें तो 10 की घात 12 से 10 की घात 19 ओम मीटर के रेंज में होती है बेटा। और चालकता, घात को ऋण कर दो, 10 की घात ऋण 12 से 10 की घात ऋण 19 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की रेंज में होती है। ठीक है, बढ़िया है। तो इस कारण से ये विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता अत्यधिक है, चालकता नगण्य है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य है। अब बेटा इसी बात को हम समझना चाहेंगे किसके लिए, अर्धचालक के लिए। तो अर्धचालक के लिए कहानी ऐसी है बेटा कि इसमें भी दो ऊर्जा बैंड तो सब में होते हैं, तो इसमें भी होंगे सर, लेकिन इस बार जो चालन बैंड और संयोजी बैंड है, इनकी ऊर्जा का अंतर ज्यादा नहीं होगा बेटा, है ना। ये जो आपका संयोजी बैंड है, संयोजी बैंड जिसकी ऊर्जा कम होती है, संयोजी बैंड, और बच्चों ये है आपका चालन बैंड। ठीक है ना, चालन बैंड। इसके लिए क्या होता है, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है बेटा, वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल्टा ईजी, किसके लिए, अर्धचालक के लिए, ये लगभग बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। आसपास मतलब हल्का कुछ ज्यादा भी हो सकता है, हल्का कुछ कम भी हो सकता है, लेकिन हां 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक तो नहीं जाएगा, ये पक्का। 3 में तो कुछ अलग हो गया था, तो बेटा ये 1 के ही आसपास रहेगा। ठीक है, जैसे उदाहरण है बेटा, हमारे पास अर्धचालक में एक सिलिकॉन है, सिलिकॉन के लिए जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है ये होता है बच्चों 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जबकि हमारे पास एक और है जर्मेनियम, SI मतलब सिलिकॉन है बेटा, GE मतलब जर्मेनियम, जिसका वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है हर एक अर्धचालक का अलग अलग है, लेकिन बच्चों एक के आसपास ही होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ही होता है। हां लेकिन बेटा 0 केल्विन ताप पर, ओके नहीं है बेटा, 0 केल्विन ताप पर क्या होगा सर, क्योंकि कोई ऊष्मीय प्रक्षोभ वगैरह तो होता नहीं है 0 केल्विन में, तो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं जा पाएंगे, है ना। 0 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से, संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं, चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं। पहुंचने के कारण हम कह सकते हैं बच्चों विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, विद्युत धारा प्रवाहित
नहीं होती है। कहने का मतलब कि 0 केल्विन ताप पर एक जो अर्धचालक है बच्चों, उसमें से धारा प्रवाहित नहीं होगी, अर्थात वह कुचालक की तरह व्यवहार करेगा। तो हम ये बात भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, कि 0 केल्विन ताप पर एक अर्धचालक किसकी तरह है बेटा, कुचालक की तरह व्यवहार करता है। कुचालक बोलो या विद्युत रोधी बोलो, बात एक ही है, कि भांति व्यवहार करता है। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है बेटा। लेकिन ऐसा थोड़ी 0 केल्विन ताप तो सर होता ही नहीं है, भौतिक रूप से संभव नहीं है प्रैक्टिकली। ताप तो हमेशा 0 केल्विन से ज्यादा ही रहेगा सर, इवन अच्छा खासा ज्यादा रहेगा। तो क्योंकि ताप 0 केल्विन से ज्यादा होगा, तो बेटा ऊष्मीय प्रक्षोभ होंगे, और ऊष्मीय प्रक्षोभों के कारण और इनके कारण बेटा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में कूद जाएगा। संयोजी बैंड से कहां पर बेटा, चालन बैंड में कूद जाता है। ठीक है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अब लेकिन बेटा होने लगती है, हाँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं बेटा कि इलेक्ट्रॉन कूदेगा, ये नहीं कि सारे कूद जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं कूदेंगे, इक्का दुक्का कुछ एक इलेक्ट्रॉन कूदेंगे, लेकिन इतने कम इलेक्ट्रॉन कूदेंगे कि विद्युत धारा बहुत ज्यादा प्रवाहित नहीं होगी, यानी चालकता सुचालक से तो कम ही होगी बेटा, इसीलिए तो इसका नाम रखें क्या, अर्धचालक। ठीक है ना। इनमें क्या होगा, जो प्रतिरोधकता है ना, कुछ एक इलेक्ट्रॉन ही कूदते हैं, यानी कि इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है बेटा, बहुत ज्यादा नहीं है, अभी ज्यादा करेंगे हम आगे चल के, लेकिन अभी तो कैसी है, सुचालक से तो कम है सर, सुचालक से कम, किंतु कुचालक से अधिक है, किंतु कुचालक से कैसी है बच्चों, अधिक है। इसीलिए चालकता या प्रतिरोधकता भी सुचालक और कुचालक के बीच में ही होगी। कहने का मतलब क्या है बेटा, कि इनकी जो हम बोलेंगे प्रतिरोधकता है, इनकी जो प्रतिरोधकता है वो सुचालक से कुचालक के बीच में होगी। प्रतिरोधकता जो है बेटा, यानी कि रो, ये कितनी होगी, 10 की घात ऋण 5 से 10 की घात 6 ओम मीटर के रेंज में होगी। और जबकि बच्चों इसकी चालकता जो है, चालकता जो कि है सिग्मा, ये होगी बेटा 10 की घात 5 से 10 की घात ऋण 6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के रेंज में। यानी बेटा सुचालक से तो बहुत कम, सुचालक में कितनी थी, 10 की घात 12 से 19, उससे तो बहुत कम बेटा। यानी इनकी चालकता सुचालक से तो अच्छी खासी कम है, लेकिन कुचालक से अच्छी खासी ज्यादा है। ठीक है ना। तो ये बात होती है बेटा कुचालकों को जो खास बनाती है। आई होप समझ में आया होगा आपको। सारी चीजें बेटा साथ साथ में लिखते चले, आराम आराम से समझते चले, ताकि चैप्टर बढ़िया से आपको एक बार में पूरा पूरा समझ में आ जाए। अब बेटा हम क्या करेंगे, अगर मान के चलो ताप बढ़ाते हैं सर हम, तो क्या होगा, तो बेटा हम बोलेंगे कि ताप बढ़ाने पर क्या होगा सर, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में जा पाएंगे, क्योंकि ताप बढ़ेगा तो उसमें प्रक्षोभ होगा। ऊष्मीय प्रक्षोभों के कारण, ऊष्मीय प्रक्षोभों के कारण क्या होगा बेटा, ऊष्मीय प्रक्षोभों के कारण अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन कहां से बेटा,
संयोजी बैंड से चालन बैंड में प्रवेश करते हैं। संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंचकर, अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर पहुंचेंगे तो क्या होगा बेटा, ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंचकर चालकता को बढ़ा देते हैं। पहुंचकर चालकता बढ़ जाती है। ठीक है बेटा। कुल मिलाके हम ये कहना चाह रहे हैं कि ताप बढ़ाने से स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो चालकता भी बढ़ेगी। चालकता बढ़ेगी मतलब प्रतिरोधकता कम होगी, यानी कि बेटा ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता कम होती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की प्रतिरोधकता कम होती है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता कम होती है। अब बच्चों प्रतिरोधकता कम हो रही है ताप बढ़ाने पर। इस बात को हम एक और तरीके से लिखते हैं, बोर्ड परीक्षा वगैरह में बेटा ये आपको काम पड़ सकता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता कम होती है, अर्थात इनका बेटा प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोलो आप, प्रतिरोधकता ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। ताप गुणांक कैसा होता है बेटा, ऋणात्मक होता है। जबकि सुचालकों में क्या होता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटती है और उनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है, और उनका क्या बेटा प्रतिरोधकता ताप गुणांक धनात्मक होता है। इसमें अर्धचालक में ऋणात्मक होता है, और बेटा कुचालक में कैसा होगा, सॉरी सुचालक में कैसा होगा, धनात्मक। ये बात भी लिखी लो। हम ऐसा बोल रहे हैं बेटा, मेहनत थोड़ी कम लगेगी, हाँ आपको दोबारा लिखना पड़ेगा और लिख लेना चाहिए। थोड़ी सी मेहनत लगती है बेटा, लेकिन काम प्रॉपर हो जाए तो बढ़िया होता है। तो हम बोलेंगे ताप बढ़ाने पर सुचालकों की प्रतिरोधकता बढ़ती है या अधिक होती है, अर्थात प्रतिरोधकता ताप गुणांक कैसा होता है बेटा, धनात्मक होता है। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन बेटा बोर्ड परीक्षा वगैरह में आपको काम पड़ सकती है। देखिए मैं कोई भी छोटा से छोटा टॉपिक भी नहीं छोड़ रहा हूं, ताकि आपको बहुत अच्छे से मैं अपनी सारी बातें बता सकूं। चलिए कुछ एक दो बात और देखते हैं बेटा, फिर आज का लेक्चर हम समाप्त करेंगे। काफी लंबा लेक्चर होते जा रहा है, लेकिन बेटा बातें इतनी सारी बताने की, लेक्चर थोड़ा लंबा तो हो गई, लेकिन ठीक है ध्यान से समझो आप। ये है बेटा मान लो आपका कौन सा, ये है संयोजी बैंड, एक अर्धचालक के लिए संयोजी बैंड, और यहां पर है बच्चों कुछ चालन बैंड। ठीक है, संयोजी बैंड है, चालन बैंड है। अब बेटा क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूं एक इलेक्ट्रॉन जो संयोजी बैंड में था, ये ऊष्मीय प्रक्षोभ के कारण ऊर्जा प्राप्त करके कहां चला गया बेटा, चालन बैंड में चला गया। जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से चला गया सर, तो इसकी जगह हो गई खाली। अब इस खाली जगह को बेटा क्या बोलेंगे हम, होल। क्या बोलते हैं बेटा, होल। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहे होंगे जो कहां से कहां बेटा, जो संयोजी बैंड से कहां चले गए होंगे, चालन बैंड में चले गए होंगे। संयोजी बैंड से बेटा ऊष्मीय प्रक्षोभों के कारण ये कहां कूद के चले गए, चालन बैंड में, और इससे बेटा क्या बनते गए, होल। तो कुल मिलाके जब इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाता है बेटा, तो यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये आ गए मुक्त इलेक्ट्रॉन, तथा होल का निर्माण होता है। ये बहुत अच्छी बात है बेटा। हम क्या बोलेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन क्यों जा रहा है बेटा, ऊष्मीय प्रक्षोभ, ये शब्द आप याद रखो, ये बार बार आएगा है ना, प्रक्षोभों के कारण कहां जा रहा है, संयोजी बैंड से कहां जा रहा है बेटा, चालन बैंड में। चालन बैंड में जाता है तो इससे क्या क्या बनता है बेटा, एक तो ऊपर चला गया तो इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन तथा
होल का निर्माण होता है। खाली जगह को क्या बोल रहे हैं बेटा? होल। उस इलेक्ट्रॉन की जगह जो बची, खाली रह गई, उसको बोलते हैं होल। अब बेटा निर्माण होता है। अब एक अर्धचालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए ये स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन बस जिम्मेदार नहीं है बेटा, इन स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ये होल भी जिम्मेदार है। कैसे है, क्यों है, ये तो हम समझेंगे आगे, लेकिन पहले हम इस बात को लिख लें। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं? बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं मैं कि मैं यहां पर बोल रहा हूं बेटा कि अर्धचालकों में धारा प्रवाहित होने के लिए, धारा प्रवाहित होने के लिए केवल स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं बेटा, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन तथा होल, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों जिम्मेदार होते हैं, दोनों जिम्मेदार होते हैं। मतलब कि बेटा दोनों के कारण धारा प्रवाहित होते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक और बात की। अब और सीखते हैं बेटा, बस आखिरी आखिरी में लेक्चर, टेंशन मत लो, लेकिन बेटा अच्छी अच्छी बातें हैं, है ना। अब हम क्या करें, हमने सर एक बाहर से विद्युत क्षेत्र लगाया, यानी विभवांतर लगाया। विभवांतर बेटा मतलब यहां पर हमने एक धन वाली रॉड लगा दी बेटा, और यहां पर विभवांतर लगाने के लिए एक और रॉड लगाए ऋण वाली। ये ऋण है, ये धन है। तो बेटा जो विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र होगा बच्चों, उसकी दिशा कैसी होगी? धन से ऋण की ओर। ये किसकी दिशा है बेटा? ये दिशा है सर विद्युत क्षेत्र की। बढ़िया है सर। तो विद्युत क्षेत्र इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा धन से ऋण की ओर है, और जब हमने बाहर से विद्युत क्षेत्र लगाया, बैटरी लगाया बेटा, तो क्या हुआ? हुआ ऐसा कि इलेक्ट्रॉन भागे। इलेक्ट्रॉन कहां भागेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन जिस तरफ विद्युत क्षेत्र है उसके विपरीत दिशा में भागेंगे। यानी कि बेटा ये इलेक्ट्रॉन भागने लगे जिस तरफ विद्युत क्षेत्र था उसकी विपरीत दिशा में। मतलब बेटा ये इस तरफ भाग रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या आप ऐसे समझ लो, धन से आकर्षित होकर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में भाग रहे हैं, तो विद्युत धारा होगी बेटा, इन इलेक्ट्रॉन के कारण जो विद्युत धारा होगी वो किस दिशा में प्राप्त होगी बेटा? वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के कारण धारा होगी बेटा, आई ई लिख रहा हूं, आई मतलब धारा, किसके कारण बेटा? इलेक्ट्रॉन के कारण, इसलिए आई ई लिखा। और ये किस तरफ मिलेगी? इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में। ठीक है, बढ़िया है। अब इसमें क्या होगा? होल देखो बेटा, होल को हम एक धन आवेश की तरह मान लेते हैं, बेटा, होता नहीं है धन आवेश, मान लेते हैं। मैं आगे चल के फिर आपको क्लियर करूंगा चीजें। तो ये होल किस तरफ जाएगा? हम धन मान ले रहे हैं सर, तो धन तो किस तरफ जाएगा? जिस तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा है, या हम ऐसा बोल रहे हैं कि ये ऋण है तो धन इस तरफ जाएगा सर। और धन जिस तरफ जाता है धारा उसी तरफ होती है। यानी इस धनावेश के कारण, इन होल के कारण धारा इस तरफ होगी बेटा, जिसको मैं लिख रहा हूं आई एच। एच मतलब होल के कारण जो धारा आई वो। अब बेटा कुल धारा या परिणामी धारा कितनी होगी मेरे बच्चों? इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा आई वो, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा आई वो धन, होल के कारण जो धारा आई वो। ये आ गई बेटा अपने पास क्या? परिणामी धारा, यानी कि कुल मिला के जो धारा आई वो। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब ये होल कैसे बेटा? हमने बोले कि होल इधर से इधर तरफ जा रहे हैं। होल कभी जा सकता है क्या? सोच के देखो बेटा, होल तो एक खाली जगह उठ के कहीं जाएगी क्या खुद से? ऐसा तो बेटा चमत्कार थोड़ी, विज्ञान है, साइंस है। तो इसमें ऐसा नहीं होता। इस बात को मैं आपको समझाता हूं। मान के चलो आपके पास सिलिकॉन के कुछ बेटा ऐसे सिलिकॉन का क्रिस्टल है, तो उसमें बहुत सारे कुछ परमाणु हैं जो इस तरह से बढ़िया व्यवस्थित है, और इनमें ये चारों तरफ से सिलिकॉन से जुड़े हुए, क्योंकि सिलिकॉन के खुद के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 4 से ये साझा करके 4 सहसंयोजी बंध बनाता है, और इस तरह से सिलिकॉन बेटा मान लो व्यवस्थित है। ठीक है, अब क्या हुआ? अब बेटा जब सिलिकॉन इस तरह से व्यवस्थित था, तो इसमें हुआ क्या चक्कर कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन था सर,
ये इलेक्ट्रॉन था, अभी ये सर संयोजी बैंड में है, यानी कि ये अभी बंधा हुआ है, बंधी इलेक्ट्रॉन है संयोजी बैंड में। ठीक है बेटा, ये इसमें ऊष्मीय प्रक्षोभ आया तो ये कूद के बेटा कहां चला गया, चालन बैंड में चला गया। सर कौन चला गया चालन बैंड में, इलेक्ट्रॉन। और जब बेटा ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसकी जगह कैसी हो गई मेरे बच्चों, खाली हो गई। सर तो ये इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, ये तो चला गया सर चालन बैंड में, कहां से कूद के गया बेटा, संयोजी बैंड से। और जो इसकी खाली जगह हो गई उसको मैंने नाम दिया बेटा क्या, होल। ये बन गया होल। अब देखो, अब कभी मान के चलो बेटा इस इलेक्ट्रॉन में ऊष्मीय प्रक्षोभ आया, इस इलेक्ट्रॉन में ऊष्मीय प्रक्षोभ आया तो ये इलेक्ट्रॉन कूद के बेटा इस होल में चला गया। समझ में आया बेटा, ये इलेक्ट्रॉन कूद के इस होल में चला गया और अब इस इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो गई तो ये बन गया क्या बच्चों, होल। तो कुल मिला के देखो, पहले होल यहां था, फिर यहां, फिर ऐसे ही बेटा कोई और इलेक्ट्रॉन तो होल पहले यहां यहां यहां, मतलब होल इस तरफ से जा रहा है। होल जा नहीं रहा है, आ तो इलेक्ट्रॉन रहा है, लेकिन बेटा क्योंकि होल बन रहे हैं, पहले इधर था फिर इधर फिर इधर, ऐसे ऐसे करके पूरे होल बनते चले जाएंगे, तो हम बोल देते हैं बोलने को कि होल एक धन आवेश की तरह है और इस तरफ जा रहा है। ठीक है बेटा, जरूरी नहीं इस तरफ लो, आप किसी भी तरफ बेटा देख लेना, आप जहां जैसी जरूरत पड़े उस तरफ ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाता है बेटा, जो बंधी इलेक्ट्रॉन है संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाता है, जब उसको ऊर्जा मिलती है उसमें विक्षोभ होता है, ताप मिलता है, फिर बेटा वहां होल बनता है। अब उस होल में कोई और इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो बेटा उसमें फिर वो होल कहीं और बन जाता है, फिर उस होल में इलेक्ट्रॉन आ गया, वो होल को कहीं और बन जाएगा। हम मान ले रहे हैं कि बेटा होल घूमते रह रहा है और होल मतलब एक धन आवेश की तरह कार्य कर रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है, इसीलिए हम उसको एक धन आवेश मान लेते हैं बेटा, मानते हैं, होता नहीं है। ठीक है ना, तो ये मैंने बहुत सारी बातें आपको एक एक करके क्लियर की बेटा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कहानी कि आखिर अर्धचालक में कैसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगले लेक्चर में बच्चों इस बात को हम और डिटेल में और डेप्थ से समझेंगे जब हम पढ़ेंगे अर्धचालकों के प्रकार। ठीक है बच्चों, तो यहां तक बढ़िया नोट्स बना लीजिए आप, और अगर मजा आया हो बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।